हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 2 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम सब हल करेंगे 2022 के पेपर का जबरदस्त हल। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है? अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का कह लो। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न ये क्या है हमारा? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षक उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? ये है 350A में। तो अनुच्छेद 350A या का कह लो इसे, ठीक है। यह अनुच्छेद निर्देश करता है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगला प्रश्न, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सीआरसी को अपनाया था, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने इसको अंगीकृत कब किया था? 1992 में। अगला प्रश्न देखिए हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, तो शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में। मतलब शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो 1854 में वुड घोषणा पत्र भेजा गया। 1854 में चार्ल्स वुड ने 1854 में अपना नीति पत्र भेजा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। लेकिन 1882 में क्या होता है? हंटर आयोग आया था। और वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? 1854 में। अगला प्रश्न, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? हंटर ने। सर विलियम हंटर 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है, अपने देश का। 1882 में जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया था, ठीक है। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में। इसके डीएस कोठारी जो थे अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो एनसीटीई क्या है? अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यह संस्था देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड कॉलेज को मान्यता देती है और उनके मानक तय करती है। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1972 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। इसी के तहत बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जो प्राथमिक विद्यालयों का संचालन करती है। अगला प्रश्न, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? तो पोषाहार वितरण योजना का शुभारंभ किया गया 15 अगस्त 1995 से। मिड डे मील पोषाहार वितरण जैसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें 3 किलो राशन, इसमें गेहूं या चावल मिलता था, ठीक है। बाद में पका पकाया भोजन मिलने लगा था। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना भी उद्देश्य है मिड डे मील का, ठीक है। बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोकने रखना भी उद्देश्य है। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना भी उद्देश्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य उपर्युक्त सभी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में लाना, नामांकन, ठीक है, और उन्हें बीच में स्कूल छोड़ने से रोकना, मतलब ठहराव, और साथ ही उनके पोषण स्तर को सुधारना है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी सभी के शिक्षा के लिए चलाया गया। नवोदय विद्यालय भी सभी के शिक्षा के लिए स्थापित किए गए। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तो डाइट है ना, डाइट
उसका उद्देश्य भी सभी की शिक्षा उपलब्ध कराने से था। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी योजनाएं शिक्षा के प्रसार और गुणवत्ता के लिए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सुविधाओं के लिए, नवोदय ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए और डाइट शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। सभी का अंतिम लक्ष्य शिक्षा को सर्वसुलभ और बेहतर बनाना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है किसका है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय केजीवीवी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उन ब्लॉकों, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक, ठीक है, में खोले जाते हैं जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। बीईपी क्या है? तो बीईपी है बेसिक शिक्षा परियोजना। बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये बेसिक शिक्षा परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से 1993 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। कर्जन, इन्होंने भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए 1901 में शिमला में एक गुप्त सम्मेलन बुलाया था जिसमें केवल अंग्रेजी अधिकारी और कुछ ही भारतीय विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बाद 1904 की शिक्षा नीति आई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट, इन्होंने 1992 में ही भारत में अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की थी, ठीक है, 1792 में, और इसलिए इन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा का अग्रदूत या जन्मदाता कहा जाता है। अब आए अति लघु प्रश्नों पर देखिए, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किए? तो बाल अधिकारों का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार समझौते कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के माध्यम से किया गया। अगला प्रश्न हमारा, वुड घोषणा पत्र के दो गुण बताइए। तो वुड घोषणा पत्र 1854 के दो गुण कौन कौन से? व्यवस्थित ढांचा, वुड घोषणा पत्र ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का एक क्रमबद्ध ढांचा तैयार किया। अनुदान प्रणाली, वुड घोषणा पत्र ने भारतीय विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत की। कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो मुख्य उद्देश्य बताएं। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, क्या करना? आधुनिकीकरण करना और उसे राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? संपूर्ण देश के लिए एक समान शिक्षा संरचना जैसे 10+2+3 और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली नीति का सुझाव देना। 10 मतलब हाई स्कूल, 2 जोड़ेंगे तो इंटर और 3 जोड़ेंगे तो ग्रेजुएशन। अगला प्रश्न हमारा, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो यशपाल समिति 1992-93 की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन है। यशपाल समिति 1992-93 की रिपोर्ट में कुल 5 खंड हैं। कितने? 5। कौन कौन से 5 खंड हैं? पहला था प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। दूसरा खंड था पाठ्यक्रम के बोझ की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम लोड। तीसरा था समस्या की जड़ें, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। चौथा था सिफारिशें, रिकमेंडेशन। और 5वां था परिशिष्ट, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न हमारा, पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखें। तो पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, एनरोलमेंट और उपस्थिति में वृद्धि करना। दूसरा है बच्चों के पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस में सुधार करना, ठीक है। अगला प्रश्न ये क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? समयबद्ध कार्यक्रम, यह एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखता है। दूसरा विशेषता सर्व शिक्षा अभियान की स्वामित्व, मतलब सामुदायिक स्वामित्व। यह शिक्षा के नियोजन और क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो हंटर आयोग 1882 ने सुझाव दिया कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को विशेष छात्रवृत्तियां देनी चाहिए।
और क्या किया जाना चाहिए? जिन स्कूलों में उर्दू माध्यम से पढ़ाई हो या जो मुस्लिम बच्चों के लिए हो, उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, डीपीईपी परियोजना के 2 कार्य लिखें। तो डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के 2 कार्य कौन कौन से हैं? जिला स्तर पर विशिष्ट योजना बनाना ताकि स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दूसरा कार्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के ठहराव रिटेंशन को बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। अगला प्रश्न हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई थी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक प्रवेश मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी सूरत में कंपनी का पहला जहाज हेक्टर, जिसके कप्तान विलियम हॉकिंस थे, 1608 ईस्वी में सूरत गुजरात के बंदरगाह पहुंचने के साथ हो गया था। तो कब हुआ था? 1608 में। मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए। तो मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मिशनरी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेजी था और पाश्चात्य पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। दूसरी विशेषता क्या है? मिशनरी स्कूल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और बाइबल की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अगला प्रश्न, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के पहले गवर्नर जनरल था, जो उसने 1781 ईस्वी में की थी। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो देखिए, हंटर आयोग 1882 ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता न्यूट्रलिटी की नीति अपनाई। इसके मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे, कौन कौन से थे? सरकारी विद्यालयों में सरकारी क्या सुझाव देते? सरकारी विद्यालय में हंटर आयोग के सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। वहां दी जाने वाली शिक्षा पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष मतलब सेकुलर होनी चाहिए। और निजी और गैर सरकारी स्कूलों में क्या अन्य सुझाव दिए हंटर आयोग ने? निजी प्रबंधकों या मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। वे अपने मर्जी से धर्म की पढ़ाई करा सकते थे, लेकिन सरकार इसके लिए कोई अनुदान नहीं देगी। नैतिक शिक्षा में क्या दिए? देखो सुझाव, आयोग ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा की जगह छात्रों को नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए। कॉलेजों में व्याख्यान, आयोग ने सिफारिश की कि कॉलेजों में मानव धर्म और नागरिक कर्तव्यों पर आधारित नैतिक व्याख्यान लेक्चर्स की व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न आ रहा, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? तो लॉर्ड मैकॉले के 1835 के विवरण पत्र में छनाई निस्पंदन का सिद्धांत समाज के उच्च वर्ग मतलब इलाइट क्लास की शिक्षा के लिए लागू किया गया था, यह मानकर कि उनसे ज्ञान छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचेगा। अगला प्रश्न, नवीन शिक्षा नीति की 2 दोष बताइए। ठीक है, नवीन शिक्षा नीति की 2 दोष कौन कौन से? महंगी शिक्षा, नवोदय विद्यालय जैसी अवधारणाओं ने शिक्षा को महंगा और कुछ हद तक अभिजात बना दिया, जिसकी आलोचना हुई। कार्यान्वयन में कमी, संसाधनों की कमी और नौकरशाही के कारण नीति के कई लक्ष्य जैसे व्यावसायिक शिक्षा पूरी तरह जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाए। अगला प्रश्न, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। तो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की प्रमुख 2 सिफारिशें कौन कौन सी? प्रबुद्ध और मानवीय समाज, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज का निर्माण करना होना चाहिए। विकेंद्रीकरण, शैक्षिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करके गांव और ब्लॉक स्तरों पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब आए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। सन 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र क्या हैं? तो देखिए, 1813 का आज्ञा पत्र चार्टर्ड एक्ट 1813, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस आज्ञा पत्र ने पहली बार भारतीयों की शिक्षा का दायित्व कंपनी पर डाला। इसमें साहित्य के पुनरुद्धार और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। इसी धारा ने भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। और 1833 का आज्ञा पत्र चार्टर एक्ट 1833 क्या था? 20 साल बाद आए इस आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य मैकॉले को जोड़ा, जिसने अंततः अंग्रेजी की शिक्षा के पक्ष में निर्णय देकर विवाद को समाप्त किया। अगला प्रश्न,
यशपाल समिति की सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो प्रोफेसर यशपाल समिति 1992-93 की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन था। यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश। समिति ने पाया कि स्कूली बस्ता था ना, उसका वजन क्या था, बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पाठ्यक्रम वास्तविकता थी ना, उससे कटा हुआ है और रखने पर जोर देता है। और यशपाल समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे? बस्ते का बोझ कम करना, पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति माना जाए और बच्चों को भारी किताबें घर न ले जानी पड़े। कोई इंटरव्यू नहीं, प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चों या अभिभावकों का कोई टेस्ट या इंटरव्यू ना हो। शिक्षक का अनुपात, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30 से अधिक ना हो, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर हो, ज़्यादा ना हो ना कम हो। गृह कार्य, प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य होमवर्क ना दिया जाए और यदि दिया जाए तो वह गैर पाठ्य पुस्तकीय और रोचक हो। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? न्यूनतम सुविधाएं, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 बड़े कमरे और बरामदा उपलब्ध कराना था। शिक्षण सामग्री, स्कूलों को आवश्यक शिक्षण सामग्री TLM किट प्रदान की गई, जिसमें विज्ञान किट, गणित किट, नक्शे, ग्लोब, खेल का सामान और वाद्य यंत्र, ढोलक, हारमोनियम शामिल थे। शिक्षकों की नियुक्ति, एकल शिक्षक वाले विद्यालय में दूसरा शिक्षक उपलब्ध कराना, जिसमें वरीयता महिला शिक्षिका को दी जाए। किसको? महिला शिक्षिका को। लचीलापन, यह योजना समय के साथ संशोधित हुई और बाद में इसमें 3 कमरों और 3 शिक्षकों का प्रावधान भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न हमारा, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक की मदद से चलाई गई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य कौन कौन सा है? देखिए, सार्वभौमिक नामांकन, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना। गुणवत्ता में सुधार, प्राथमिक स्तर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की प्राप्ति सुनिश्चित करना। मिनिमम लर्निंग लेवल, प्रबंधन सुदृढ़ीकरण, तो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रबंधनों को मजबूत करना, जैसे CMAT और डाइट को सक्रिय करना। बालिका शिक्षा, बालिकाओं और वंचित वर्गों SC/ST की शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर सामाजिक असमानता को कम करना। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC एक जन आंदोलन आधारित कार्यक्रम था। इसमें निम्नलिखित अभिकरण एजेंसीज प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA, राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने और धन उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है ये। जिला साक्षरता समिति ZSS, जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंजीकृत सोसाइटी है ये, ठीक है, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी DM होता है। यह अभियान लागू करती है। स्वयंसेवी संस्थाएं NGOs, ये वातावरण निर्माण और कला जत्थों के माध्यम से प्रचार का कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर साक्षरता केंद्रों के संचालन और निगरानी में मदद करती हैं। स्वयंसेवक वॉलंटियर्स, जो बिना वेतन के निरक्षरों को पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, करजन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। तो करजन की शिक्षा नीति 1904 मिश्रित परिणामों वाली थी। करजन की शिक्षा के नीति के मेरिट मतलब गुणवत्ता पर जोर। करजन पहला व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के विस्तार की जगह उसकी गुणवत्ता क्वालिटी सुधारने की बात की। अनुसंधान, तो करजन ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए धन आवंटित किया और विश्वविद्यालयों को शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण को अनिवार्य और व्यवस्थित बनाया। किसने? करजन ने। करजन की शिक्षा नीति के दोष, सरकारी नियंत्रण, तो करजन ने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बहुत बढ़ा दिया, जिससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म हो गई। राजनीतिक मंशा, तो भारतीयों ने महसूस किया कि करजन शिक्षा की सुधार की आड़ में राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना चाहता है। महंगी शिक्षा, फीस बढ़ाने के कारण शिक्षा आम आदमी के पहुंच से दूर होने लगी। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP कब संचालित हुई और इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
NCLP 1988 में शुरू की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के दो प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से? पुनर्वास, खतरनाक उद्योगों और व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों को पहचान कर उन्हें काम से हटाना और पुनर्वासित करना। शिक्षा, ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल या पुनर्वास केंद्र NCLP स्कूल खोलना, जहां इन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन और मासिक वजीफा स्टिपेंड दिया जाए ताकि वे बाद में सामान्य स्कूलों में शामिल हो सकें। अगला प्रश्न हमारा, DPEP क्या है, इसका परिचय दीजिए। तो DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग था। परिचय, यह 1994 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुआ था। क्या DPEP दृष्टिकोण, यह एक जिला विशिष्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक योजना थी, जिसका अर्थ है कि हर जिले की योजना उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाई जाती थी। लक्ष्य, तो DPEP का क्या मतलब लक्ष्य था? उन जिलों पर ध्यान देना जहां महिला साक्षरता दर कम है। इसका उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना, स्कूल ड्रॉप आउट कम करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। इसने ब्लॉक संस्थान केंद्रों मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC और न्याय पंचायत संसाधन केंद्र न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर की स्थापना में भी भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, PMOST की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो PMOST प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम क्या है? PMOST कार्यक्रम 1986 से 1990 के बीच चलाया गया। PMOST का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की सिफारिशों से देश भर के शिक्षकों को अवगत कराना था। PMOST की मुख्य बातें, PMOST में क्या था? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लाखों शिक्षकों को शिविरों कैंप्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में भेजी गई सामग्री TLM किट का सही उपयोग करना सिखाया गया। इसमें बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया ताकि पढ़ाई को रोचक बनाया जा सके। और आखिरी प्रश्न आज क्लास का, SOPT का पूरा नाम लिखिए तथा इसके दो मुख्य उद्देश्य बताएं। तो पूरा नाम क्या है? SOPT का अर्थ है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स, मतलब प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। SOPT के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? MLL की समझ, शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग की अवधारणा समझना और यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चा उन दक्षता को प्राप्त करे। कौशल विकास, शिक्षकों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री के उपयोग की दक्षता विकसित करना और उन्हें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करना। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।